हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे मानव अधिवास, विश्व मानव अधिवास। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया अधिवास किसे कहते हैं, अधिवास से क्या अभिप्राय है। ठीक है, उसके बाद अधिवास जो बनाया जाता है, निर्माण के उद्देश्य क्या है, अर्थात घरों का निर्माण, अधिवास का निर्माण क्यों किया जाता है। उसके बाद मानव अधिवास का जो वर्गीकरण है, कार्यों और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर जो अधिवास होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। आज हम चर्चा करेंगे जो ग्रामीण अधिवास जो होते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उन लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ के जो गांव के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर संलग्न रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कृषि करना, खनन, आखेट, भोजन संग्रहण, तो आदि ये चीज़ें वो करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे, जो ग्रामीण अधिवास के प्रकार, इन मकानों की संख्या और उनकी जो बीच की दूरी के आधार पर जो गांव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो मकानों की संख्या और ग्रामीण दूरी के आधार पर जो अधिवास होते हैं वो जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो अधिवास है वो आता है हमारा सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास। तो देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है, सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास, अर्थात ऐसे अधिवास जहाँ पर मकान जो होते हैं वो पास पास होते हैं। जो मकान होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो अधिवास हैं मैदानी भागों में, उपजाऊ भागों में, यहाँ जब प्रचुर मात्रा में जो जल उपलब्ध होता है वहाँ इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इन अधिवासों को पुंजित अधिवास, सहंत अधिवास या संकेंद्रित अधिवास के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर सामाजिक जो प्रगाढ़ता होती है, जो भाईचारा होता है, सामाजिक भाईचारा वो जो है प्रगाढ़ होता है। इसमें जो है आवासों की संख्या, अर्थात घरों की जो संख्या 40-50 से लेकर और सैकड़ों तक इसमें घरों की संख्या हो सकती है। यानी इस प्रकार जो अधिवास होते हैं वो आमतौर पर जो अधिवास जो गांव होते काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो ये अधिवास होते हैं इनमें पहुंचने के लिए जो है, आसानी से पहुंचने के लिए क्या होती है, सड़क होती है। और इन अधिवासों में जो सभी प्रकार के धार्मिक सामाजिक जो स्थल पाए जाते हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, या आपके अस्पताल है, विद्यालय आदि जो हैं सेवाएं यहाँ मिलती हैं। उसके बाद अगला जो अधिवास है, परकीन अधिवास या एकांकी अधिवास। परकीन अधिवास है बिखरे हुए अधिवास, एकांकी अधिवास। एकांकी अधिवास है परकीन अधिवास, जो ऐसे घर मकान जो छितरे होते हैं, बिखरे होते हैं, यानी इस प्रकार जो आवास होते हैं एक दूसरे से दूर बनाए जाते हैं। समझ गए, यानी जो लोग होते हैं ये एक दूसरे से दूर रहना पसंद करते हैं, स्वतंत्र प्रेमी के जो लोग होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। इन लोगों में जो सहयोग की भावना क्या होती है, कम होती है। कौन से आवास में, परकीन आवास में। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो इस प्रकार के जो आवास हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आप आ जाइए। उसके बाद स्टेपी गंगा के मैदान। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम भारत में बात करें तो राजस्थान, उदयपुर, राजसमंद, यह आपका प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा जिले के मरुस्थल क्षेत्रों में भी, बांसवाड़ा जिले में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। परकीन अधिवास यानी नाम से जाहिर हो रहा है एकांकी अधिवास, जिनके मकान क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मिश्रित अधिवास, यानी सघन अधिवास और परकीन अधिवास की जो बीच की जो अवस्था होती है वो कहलाती है मिश्रित अधिवास। ठीक है, ऐसे अधिवासों का निर्माण तब होता है जब किसी गांव की जनसंख्या बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और वो जो लोग हैं उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर बस जाते हैं। अब इसका उदाहरण आमतौर पर पेपरों में पूछता है, छोटे छोटे सवाल आते हैं इनमें। इसमें आता है अपना जो है सांगोद तहसील जो है कोटा में जो है खुर्द गांव, इसका उदाहरण है। इसका क्वेश्चन आ भी चुका है।
उसके बाद है पल्ली अधिवास। पल्ली अधिवास यानी जो अपनी भाषा में कहते हैं ढाणी। पल्ली अधिवास अर्थात जो ढाणी होते हैं, इनके जो आवास होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, किंतु बस्ती एक ही होती है। घर तो दूर दूर होते हैं लेकिन बस्ती एक ही होती है, ठीक है। और इस प्रकार की बस्ती में आपको अलग अलग जाति के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा पल्ली अधिवास। अब है ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप यानी बसावट के आधार पर, विभाजन के आधार पर, धरातल स्वरूप के आधार पर, ऐतिहासिक धार्मिक आधार पर जो गांव का जो रूप है उसके आधार पर जो अधिवास होते हैं उसके बारे में, तो इसके बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे, चित्र सहित आपको समझाएंगे, ठीक है। अलग से हम इसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम। जो ग्रामीण अधिवास हैं उनकी समस्याएं क्या होती हैं, जिन भाई जो गांव होते हैं उनकी समस्याएं क्या होती हैं। तो ग्रामीण अधिवास में देखिए आप, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं उनमें बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे आवागमन के साधनों का अभाव। अब गांव में आमतौर पर क्या होता है, सार्वजनिक साधनों का अभाव पाया जाता है। जो साधन होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गांव में पहुँचना एक गंभीर समस्या होती है। दूसरी समस्या स्वच्छ पेयजल का अभाव। अब वर्तमान में गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है, जिससे कि स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण यहाँ के निवासियों में कई प्रकार की बीमारियाँ पनप जाती हैं। दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। अब गाँव वालों को, ग्रामीण लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है, नगरों में, शहरों में जाना पड़ता है, ठीक है, जिससे उनका समय और जो धन है वो खराब होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण जो लोग हैं उनकी, कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद विद्युत आपूर्ति का अभाव। और बिजली जो है उसका नियमित जो है आपूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है, जिससे कि जो वहाँ पर रहने वाले जो किसान हैं उनके कृषि कार्यों में बाधा पहुँचती है। उसके बाद अगला जो समस्या है, अगली समस्या रोजगार के अवसर नहीं होना। जो गांव में जो है सबसे बड़ी समस्या होती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और गांव में तीन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पूर्ण बेरोजगारी, ऐसे लोग जो जिन्हें कोई काम या धंधा नहीं है तो पूर्ण रूप से बेरोजगार है। दूसरा बेरोजगारी है अपनी छिपी हुई बेरोजगारी, अर्थात ऊपर से तो काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में क्या है, वे छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद तीसरी बेरोजगारी है वो अपनी है मौसमी बेरोजगारी। यानी मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, अब जो है किसान जो लोग हैं वो फसल बोते समय और काटते समय उन्हें रोजगार मिलता है, बाकी उसके अलावा बाकी समय में क्या रहते हैं, वो फ्री रहते हैं गांव में लोग, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगली जो समस्या है सूचना और तकनीक का अभाव। अब गांव में इंटरनेट जो है, तकनीक और इंटरनेट जो है कि सेवाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है और गांव के लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर में जाना पड़ता है। उसके बाद अगली समस्या है गांव की उच्च तकनीक शिक्षा संस्थानों का अभाव। अब उच्च शिक्षा के लिए जो है युवक युवतियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगरों में जाना पड़ता है और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं वो नगरों में नहीं जा पाती, विद्यालय दूर होते हैं। इस कारण बहुत सी लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो ये होगा ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। अब है नगरीय अधिवास की विशेषताएं। जो शहर होते हैं, जो नगर होते हैं, उनकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप ये देख लेना नगरीय अधिवास, ठीक है। कल हम चर्चा करेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, ठीक है। यानी आकार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर जो है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जो है, नगर कितने प्रकार के होते हैं, अधिवास, नगरीय जो अधिवास, जैसे ग्रामीण अधिवास हमने पढ़ा है ना, पल्ली अधिवास, मिश्रित अधिवास, सघन अधिवास, इसी प्रकार जो नगर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर जो नगरीय अधिवास जैसे नगर, महानगर, सरनगर, बृहद नगर किसे कहते हैं,
तो इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।